हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और मैंने अभी सीएससी 2020 में ऑल इंडिया 13th रैंक हासिल की है। और अभी मैं आपको आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आया हूँ, जिसका आज मैंने टॉपिक डिसाइड किया है, हाउ टू सिलेक्ट एन ऑप्शनल। अब ना मुझे इतने सारे डाउट्स पूछे गए कि ऑप्शनल को कैसे सेलेक्ट करें, हम कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखें। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी विचार किया। अब ऑप्शनल सेलेक्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने की सोची थी। फिर मुझे लगा कि इस ऑप्शनल के ऊपर कमांड में मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर मैंने केमिस्ट्री ऑप्शनल लिया, फिर जियोलॉजी लिया। सोशियोलॉजी से मैंने एमए की थी, सोशियोलॉजी भी पढ़ने की कोशिश की। फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी लास्ट में फाइनल सेलेक्ट किया, बीच में मैंने जियोलॉजी भी पढ़ा था। इस तरीके से पीएसआईआर भी पढ़ा था। इस तरीके से मैंने बहुत सारे ऑप्शनल पढ़े, उनके पॉजिटिव नेगेटिव देखे, खुद के बारे में समझा। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे से और एकदम देसी भाषा में ना समझा सकता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शनल सेलेक्ट करने के मैं मानता हूं कि केवल दो ही तरीके होते हैं। उन दो तरीकों के अलावा आप उन फैक्टर्स को ना कितना भी ना मल्टीप्लाई करके आप कितना भी एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन जो सेलेक्ट करने के तरीके होंगे वो तो केवल दो ही होंगे। ठीक है, सबसे पहला तरीके की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहला तरीका होता है, आप किस प्रकार के आदमी हो, आपको ये तो पता होना चाहिए ना। हम क्या करते हैं, दूसरों से जाके राय पूछते हैं। आप मेरे से आके पूछोगे कि ना भैया हम कौन सा ऑप्शनल सेलेक्ट करें, तो ठीक है, मैं ऑप्शनल आपको बता दूंगा कि आप तो एंथ्रोपोलॉजी ले लो। इसका मतलब ये है क्या कि एंथ्रोपोलॉजी आपके लिए अच्छा है। आप ये सोचिए आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूं, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शनल आपके लिए सही है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले ना जो यूपीएससी में जितने भी स्टूडेंट्स देखे हैं वो चार प्रकार के होते हैं। जो ऑप्शनल सेलेक्ट करने के बात आती है, वो चार प्रकार के प्लेयर्स होते हैं, जिनका मैंने नाम लिखा है। पहला होता है कि बहुत आलसी प्लेयर्स होते हैं, जो ऐसे चाहते हैं कि कोई ऐसा ऑप्शनल सेलेक्ट किया जाए कि बहुत ही लेस एफर्ट लगे। और ये एकदम फैक्ट बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना मतलब थोड़ा सा आलसी की बस यार कुछ मिल जाए उसको सीधा याद कर लें, हम 15 घंटे मेहनत कर लेंगे हो जाएगा। दूसरे होते हैं एकदम मनमोजी, जिनके मन में सेट हो गई ना फिर वो ही लेंगे, चाहे उस ऑप्शनल का कैसा भी रिजल्ट रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने इंटरेस्ट के प्रति जाते हैं तो वो जाते हैं। तीसरे क्या होते हैं, परिणाम उन्मुख होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड। उनको नो मैटर किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा, मटेरियल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उनको केवल मतलब होता है रिजल्ट से। और जो फोर्थ प्लेयर होते हैं वो होते हैं कि सुरक्षित खिलाड़ी, एकदम सेफ प्ले करना, कि ये नहीं तो कम से कम यही हो जाए, ये नहीं तो यही हो जाए। ठीक है, अब हम इसको डिटेल से समझते हैं कि ऐसा सारा सिस्टम है क्या। अब देखो, सबसे पहले वाले हैं आलसी। आलसी लोग क्या होते हैं कि एफर्ट नहीं मारना चाहते। और आलसी होना कोई बुरी बात नहीं है, आलसी होना भी एक अपने आप में एक टैलेंट है। ठीक है, और ये आपको कई बार बहुत अच्छे सब्जेक्ट को चूज करने में हेल्प कर सकता है, तो आपको पहचानना पड़ेगा आलसी। आलसी लोग क्या होंगे, आलसी लोग सोचेंगे कि जो मेरा बैकग्राउंड है वही सेलेक्ट कर लेता हूँ, बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। आलसी लोग सोचेंगे जिस सब्जेक्ट की अच्छी कोचिंग अवेलेबल है मैं वही ज्वाइन कर लेता हूँ, तो मुझे खुद से कम पढ़ना पड़ेगा। आलसी लोग सोचेंगे जिस सब्जेक्ट का जो मटेरियल अवेलेबल है मैं वही ले लेता हूँ, मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो आलसी लोग हमेशा इन फैक्टर्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे कि कौन सी कोचिंग है, मेरा बैकग्राउंड कौन सा है, या उसका स्टडी मटेरियल डायरेक्ट मिल सकता है, उसकी कोई कोचिंग मिल जाएगी, उसका कोई मेंटर मिल जाएगा, कोई टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये फैक्टर्स सारे कौन डिसाइड करते हैं, जो लोग थोड़े से अंदर से आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब जो हार्ड वर्किंग मतलब कम पसंद करते हैं। हार्ड वर्किंग जब वो उनको पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहां पे वो हार्ड वर्क करना है वो करेंगे, लेकिन उनका अंदर से नेचर कुछ ऐसा होता है कि वो इसको आलसी प्रवृत्ति को करते हैं। फिर होते हैं कुछ मनमोजी, जिनको तो कोई सब्जेक्ट पसंद आ गया तो वो उसको लेंगे ही। फिर उनके लिए कोई मैटर नहीं करता कि यूपीएससी में उसका क्या रिजल्ट रह रहा है, या ना पेपर कैसा आ रहा है, या उनसे पेपर लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा। वो लोग अपना इंटरेस्ट के प्रति ड्रिवन होते हैं। तो अपने इंटरेस्ट का जो टॉपिक होता है, जैसे उनको यदि ऑप्शनल अच्छा लग गया मैथ लेना है, चाहे उनका रिजल्ट कितना भी खराब हो, लेकिन वो किसके प्रति जाएंगे, केवल उसी ऑप्शनल के लिए कि मुझे तो मैथ लेना है, बस अब मुझे तो मैथ लेना है। यदि आप इस टाइप के आदमी हो तो अपना ऑप्शनल को सिलेक्ट कर लो जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है और उसके प्रति जाओ। और जनरली फिर बोलते हैं कि जब इंटरेस्ट आता है तो आप डीप स्टडी करते हो, और ऑप्शनल के लिए वो डीप स्टडी ही जरूरत होती है। उसके बाद तीसरे लोग होते हैं ये यूपीएससी में कुछ ज्यादा पाए जाते हैं, जो होते हैं परिणाम उन्मुख, रिजल्ट ओरिएंटेड, जिनको कोई मतलब नहीं है कि भाई पीएसआईआर अच्छा लग रहा है या एंथ्रोपोलॉजी। उनको रिजल्ट है कि हमें तो मंजिल मिलनी चाहिए, जो हमारी मंजिल है आईएएस। तो ये ना टेलियोलॉजिकल अप्रोच वाले लोग हैं कि बस रास्ता मतलब कि मंजिल मिल जाए, रास्ता चाहे कोई भी हो, हम कोई सा भी।
तो इसको बोलते हैं बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोग। तो बहती गंगा में मतलब जिस सब्जेक्ट का भी रिजल्ट अच्छा चल रहा है ना, वो ये लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये ना इनमें से बहुत सारे लोग है ना सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट अच्छा दे रहा है उसमें ये मेहनत करते हैं और वहां पे सेलेक्ट हो जाते हैं। अब जो चौथी कैटेगरी के लोग होते हैं वो एक सुरक्षित प्लेयर होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, सेफ प्लेयर्स। अब ये सेफ प्लेयर्स क्या होते हैं? सेफ प्लेयर्स होते हैं कुछ ऐसा ऑप्शनल ले कि यूपीएससी में फेल हो गए तो स्टेट पीसीएस में काम आ जाए। स्टेट पीसीएस में यदि फेल हो गए तो कर्स को मतलब कि कोई कॉलेज का एग्जाम है, कॉलेज प्रोफेसर वगैरह का, या कोई छोटा एग्जाम है उसमें हमारे काम आ जाए। या फिर वो सेफ प्लेयर्स ऐसे सोचते हैं कि जीएस के साथ ओवरलैपिंग है क्या, जीएस में कुछ काम आ जाए, जैसे पीएसआईआर में लूंगा तो जीएस2 का जो सिलेबस है वो मेरा पूरा कवर हो जाएगा इस तरीके से, और दूसरे एग्जाम का ये पोर्शन कवर हो जाएगा। या फिर मैं यूपीएससी में फेल हो गया तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे लूंगा। इस तरीके से जो लोग सोचते हैं वो कौन सी कैटेगरी में होते हैं? सेफ प्लेयर कैटेगरी में। तो ये हमने देखा कि ना हमारे पास क्या था कि ना ऑप्शनल सेलेक्ट करने से हमें अपना पहले ओरिएंटेशन देखना पड़ेगा कि हमारा साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन किस जैसा है। क्या हम थोड़े से लेजी हैं, क्या हम इंटरेस्ट ड्रिवन हैं, क्या हम रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, क्या हम सेफ प्लेयर हैं। इनमें से आपको एक कैटेगरी यदि सेलेक्ट करोगे, उसके बाद जो नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने बताए हैं, इन कैटेगरीज के अंदर नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। अब ऑप्शनल सेलेक्ट कैसे कर लेते हैं, गलत ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट हो जाता है कि हम होते हैं सेफ प्लेयर। मानो आप सेफ प्लेयर हो, आपको जिंदगी में यदि कुछ फेल भी हो गए तो भी कुछ अच्छा अचीव करना है, आप इस कैटेगरी को हो, और ऑप्शंस आप ना इसके अंडर वाले सेलेक्ट कर रहे हो कि मेरा बैकग्राउंड है क्या, कोई रिजल्ट मिल रहा है क्या, कोई मेंटरशिप मिल रही है क्या, टेस्ट सीरीज मिल रहा है क्या, मुझे कुछ है ना मतलब कि इसमें स्टडी मटेरियल मिल रहा है क्या। अब कैटेगरी आपकी ये है, लेकिन ऑप्शन जो फैक्टर्स आप ना ये मतलब कंसीडर कर रहे हो। इसी तरीके से आप हो मनमोजी और है ना वो सेफ प्लेयर्स वाले जो ऑप्शंस है ना उनको कंसीडर कर रहे हो। तो ये मिस्टेक जनरली यूपीएससी का स्टूडेंट कर देता है कि उसे पता भी नहीं होता कि वो कौन सी कैटेगरी का स्टूडेंट है और कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को देखिए कि मेरी साइकोलॉजी है कैसी, मैं इनमें से कौन सा प्लेयर हूँ, और उस प्लेयर मैं यदि वो प्लेयर हूँ तो उसके नीचे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मतलब कि बिलोंग करते हैं जो इसमें। तो अब देखिए कि मेरा जो मेनली था, मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा ना रिजल्ट ओरिएंटेड कैटेगरी में हूँ, मैं मतलब कि थोड़ा एफर्ट भी मार सकता था, इंटरेस्ट मुझे सब सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट इक्वल आता था, तो इंटरेस्ट ड्रिवन में थोड़ा कम था। हालांकि मतलब किसी सब्जेक्ट में तो ज्यादा इंटरेस्ट आएगा ही, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि यदि किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाए तो कुछ भी ले लूंगा, लेकिन मैं इंटरेस्ट मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड था। तो मैंने कंसिडर किया कि कौन से सब्जेक्ट्स का अभी रिजल्ट अच्छा चल रहा है। यदि 2-3 सब्जेक्ट जो मेरे अच्छे रिजल्ट वाले हो गए कि ये 2-3 सब्जेक्ट अच्छे चल रहे हैं, फिर मैं उसमें देखता कि इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं उन सब्जेक्ट को चूज कर लेता। तो ये हमने आज जो ऑप्शनल सेलेक्ट करने की स्ट्रेटेजी नंबर 1 को डिस्कस किया है, वो स्ट्रेटेजी नंबर 1 है कि अपनी आपकी अपनी साइकोलॉजी को पहचानिए कि मेरी साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो यदि आप इस तरीके से करते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरीका जो दूसरा वे है साइको मतलब दूसरा जो मेंटल एक्सरसाइज है ऑप्शनल सेलेक्ट करने की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।